नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मीरवाइज उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है। कितना इत्तेफाक है कि हाल ही में डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ इंडिया के बीच में हॉटलाइन पर बातचीत होती है और कहा जाता है कि आप सीज फायर पर मूलतः अमल करेंगे, यानी ईमानदाराना तरीके से सीज फायर पर अमल करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अब अलगाववादी नेताओं को भी छोड़ा जा रहा है। यानी हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि बातचीत का माहौल पाकिस्तान के साथ बन सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ जब जब भारत ने बड़े भाई के तौर पर हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा घोंपा है। चाहे कारगिल की बात हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, या बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने बैक स्टैबिंग की है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये बड़ा अच्छा कदम है और वेलकम भी किया जा रहा है कि मीरवाइज उमर फारूक जो अलगाववादी नेता हैं उनको भी रिहा किया गया है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके जफर मनाज, जो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और काफी तजुर्बा रखते हैं कश्मीर की राजनीति और सियासत पर। मनाज साहब, अच्छी खबर यह है कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, ये एक बहुत ही खुश आइंद कदम है। देखिए, अगर कोई भी शख्स जो सियासी एक्टिविटी करता है तो किसी वजह से अगर बंद रखा जाता है तो उसकी रिहाई जो है तो हम सब इसका खैर मकदम करेंगे। बल्कि हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे लोग जो हैं जेल के अंदर बंद, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मीरवाइज जो हैं वो चूंकि यहाँ हमारे रिलीजियस लीडर भी हैं, तो जाहिर सी बात है हम हर सूरत में तमाम लोगों की रिहाई की हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का ये कदम जो है इसकी सराहना की जानी चाहिए। हम एलजी साहब को इस फैसले के लिए मुबारकबाद देते हैं और उन तमाम लोगों को जो इसमें इस फैसले के पीछे है, चाहे वो गृह मंत्री साहब हैं, गृह मंत्री हैं, या एलजी हैं, या और भी जो मतलब इससे जुड़े हुए लोग हैं, हम सबका मैं समझता हूँ हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। और हमें यकीन है कि मीरवाइज साहब अपनी रिहाई के बाद जो एक पॉजिटिव रोल जो है सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए और पीस की राह में एक अपना जो उनका रोल है पॉजिटिव रोल वो प्ले करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन मनाज साहब, क्या आपको लगता है कि ट्रैक 2 पे कोई बातचीत चल रही है? कुछ रोज पहले डीजीएमओ लेवल की मीटिंग होती है और ये तय किया जाता है कि सीज फायर वायलेशन नहीं की जाएगी, और उसके बाद इस तरीके से सेपरेटिस्ट सीनियर लीडर्स को छोड़ा जा रहा है। जी, देखिए, बातचीत कहाँ पे हो रही है? बातचीत कभी भी बंद नहीं होती है जी। असल में हमें इस बारे में हमारी थोड़ी सी गलतफहमी है, जो मेरी जितनी थोड़ी सी नो हाउ है इस बारे में जी। मैं समझता हूँ कि किसी न किसी सतह पे बात होती रहती है जी। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कितने भी खराब हो तो कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं चलती रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी और मित्र जो कॉमन फ्रेंड है उसके जरिए कहीं ना कहीं बात तो चलती रहती है। देखिए, कोई भी स्टेट हमेशा कन्फ्रंटेशन की पोजीशन का तो नहीं रहना चाहती है, रह नहीं सकती है। लेकिन कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि स्टेट्स को अपने स्टैंड लेना पड़ते हैं, लेकिन बदले हुए हालात में स्टेट उस स्टैंड को बदल भी दिया जा सकता है। और तो एक जमहूरी जहाँ हुकूमत हो, चाहे यहाँ हो, पार हो, या जो भी हुकूमत हो, तो वो जब लोगों के हित में कोई फैसला लेते हैं तो वो सोच समझ के ही लेते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको ट्रैक 2 कहें, ट्रैक 3 कहें, ट्रैक 4 कहें, कोई भी फ्रैंक आप कहें, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं तो होती है। ये ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं है कि दो अफसर बैठे और उन्हें सीज फायर कर दिया रातों रात, ऐसा कुछ नहीं, हाथ मिलाया और कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बातचीत तो चलती ही रहती है। लेकिन जहाँ तक मीरवाइज के को छोड़ने की बात है तो मैं नहीं समझता हूँ इसको ट्रैक 2 से जोड़ना शायद कोई ज्यादा अहम बात होगी। बहुत सारी चीजें अपने आप वन बाय वन हो रही हैं। पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को छोड़ा गया, तो उसके बाद पहले जैसे एनसी की लीडरशिप है, फिर महबूबा जी हैं, अब उसके बाद सेपरेटिस्ट की तरफ भी उन्होंने हाथ बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपनी विजडम के मुताबिक इस तरह के फैसले लेती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद मनाज साहब। अब हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे अली मोहम्मद सागर जुड़ चुके हैं, जो कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कद्दावर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और कश्मीर की सियासत में इनका नाम है। सागर साहब, आज बड़ी खबर यह है कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है।
कैसे इस रिहाई को किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक चेंज है, एक तब्दीली है जी, जो मरकजी गवर्नमेंट के अप्रोच में, उनके सोच में आई है, जिन्होंने मीरवाइज साहब को डिलीट किया 19 महीने के बाद। इसे एक अच्छी मैसेज आ रहेगी और जो एक आवाम का बड़ा तबका बहुत इसमें नाराज था, रोष था, जिस तरह एक मददी रहनुमा है वो, और उनको रोका गया था, जी, सरमनत नहीं दे रहे थे जहाँ मस्जिद मौसम में। तो ये जो फैसला लिया गया ये ठीक है और इसकी मेरे ख्याल में हर कोई इसका खुशामदीद करेगा। क्या इसमें जो इस वक्त के हालात में उसमें कोई सुधार आ सकता है जिस तरीके से मीरवाइज को रिहा किया गया है? और दूसरा, सरहदों पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही है, क्या इसके कुछ लाभ मिल सकते हैं? डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव सिग्नल हैं चीजों से, जिस तरह इन्होंने सीज फायर किया और उसके बाद बातचीत की बात हो रही है कि मोदी जी जाएंगे सार्क कंट्री, जो सार्क मीटिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान जाएगी। आज एक तबसरा था एक न्यूज चैनल पे जी, और इस तरह मीरवाइज साहब को रहा किया गया, दूसरे जो कैदी है बाकी जेलों में बंद उनको भी रहा किया जाए। तो इस तरह एक अच्छी मैसेज आएगी और एक अच्छा वातावरण बन सकता है। उस वातावरण में हालात को ठीक करने में एक बहुत बड़ी हद तक मदद मिल सकती है। अली सागर साहब, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से ये रिहाई की जा रही है, जिस तरीके से डीडीसी के चुनाव करवाए गए हैं, क्या ऐसा माहौल हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने के बाद रियासत में चुनाव संभव है कि जल्द से जल्द चुनाव हो सके विधानसभा के? चुनाव होते रहते हैं, चुनाव पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं और इसके बाद भी होंगे, लेकिन एक वातावरण बनाना, रियासत में एक खुशगवार माहौल बनाना और जो बड़ा हेल्पफुल हो पीस को, इन रियल टर्म पीस को रेस्टोर करने में, वो बड़ी बात है। मेरे ख्याल में चुनाव बाद में आ सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीस को सही मानों में रेस्टोर किया जाए, हर तबके को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो बड़ी बात है। अगर वो मरकजी गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव ले रही है और कुछ काम उसकी वजह लेगी तो वो अच्छी बात है, एक अच्छी तब्दीली। जी सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। हमें यह सोच के चलना होगा कि अभी भी हमें एसओपीज को फॉलो करने की ज़रूरत है। जितना अपने आप को 2 गज की दूरी बनाए रखो, जितना आप मास्क पहन के रखो, जितना आप खुद को सैनिटाइज करके रखो, उतना ही ज़रूरी है। आज आपको बताते चले कि यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी वैक्सीन ली, उनकी भी वैक्सीनेशन हुई और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, बिना डर बिना खौफ के आगे आना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही अपने आप को बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन भी लगी है। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर और आविष्कारकर्ताओं पर हम सबको भरोसा है। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को इस मामले में सक्षम बनाया। वैक्सीन आवश्यक है और मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में जो लोग इस श्रेणी में, उन्हें स्वतः आगे आकर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है और मुझे लगता है किसी को इसमें कोई संदेह न रखते हुए आगे आकर के वैक्सीनेशन के काम को पूरा करना चाहिए। आज ऑनरेबल एलजी साहब ने कोविड वैक्सीनेशन का पहला जो डोज होता है वो उनको लगाया गया। एडवाइज़र साहब श्री आर भटनागर जी को भी लगाया गया। तो उसके बाद जो ऑनरेबल एलजी साहब ने मैसेज दिया है लोगों को प्रेस के द्वारा, तो बड़ा क्लियर है कि ये मैसेज जो वैक्सीन है ये बिल्कुल ही सेफ़ है। और अपनी बारी जब किसी की आ जाए, जो लोग जिनको जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, उनको जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए।
दर्शकों, गांधीनगर हॉस्पिटल है जो सरकारी, उस हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन की जा रही है और आज वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आयु 50 से ऊपर है, वो वहां पर बेखौफ होकर के अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे थे। कोई डर नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है। नॉर्मल इंजेक्शन है, अब हमारी सेफ्टी के लिए है। इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। मेरी है, मेरी मिसेज साथ में है, तो उसमें कोई डर वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टोकन सिस्टम शुरू किया है ताकि जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े और टोकन सिस्टम के हिसाब से वो टर्न बाय टर्न अंदर आते जाएं और बाहर जो टेंट लगाया है वहाँ पे वो रेस्ट करेंगे जब तक उनकी टर्न नहीं आती है। यहाँ पे उनको हम आधा घंटा रखते हैं, जब वो ठीक ठाक रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए उन्हें, उसके बाद उनको घर जाने दें। दर्शकों, श्याम चौधरी जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज अपनी कोविड वैक्सीनेशन करवाई और उन्होंने भी कहा, आवाम से आग्रह किया कि आप आगे आए और वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अगर कोविड-19 को मात देनी है पूरी तरह से तो वैक्सीनेशन बड़ी लाजमी है। मैं ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो जिन्होंने देखा ना अंदर बेड यहाँ पर कोरोना होता है, मैं तो यही कहूँगा कि सबने लगवाना चाहिए। कई लोग हमारे ऐसे हैं जिनको मन में डर है कि लगवाने से कोई परेशानी होती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यानी अभी अभी ये वैक्सीन लगवा कर हम जा रहे हैं, 5-10 मिनट पहले की बात है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो ऐसे कि पता भी नहीं चलता कि वैक्सीन लगी है नहीं लगी। मैं तो कहूँगा हर आदमी ने जिसको जो टाइम दिया है, जिस हिसाब से अभी जो 60 ईयर के ऊपर है और 45 के ऊपर जिनको कोई ऐसी डिजीज़ है, उनमें भी वैक्सीन लगवाना चाहिए और हर आदमी को समय के हिसाब से जिनको जरूरत है वो अपना वैक्सीन। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी हिदायतें बरतनी चाहिए। ऐसा ही कुछ बिश्नाह के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हुआ। एक टीचर बीमार पड़ता है तो उसके बाद 5 दिन की छुट्टी जाने के बाद वो पॉजिटिव आता है और उसके बाद सनसनी फैल जाती है। अब प्रशासन ये कर रहा है कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आते थे उनको भी टेस्टिंग पर ले जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पैर पसार रहा है कोविड-19। डरना तो नहीं है, लेकिन बचाव जरूर करना है। मेरे स्कूल की टीचर जो है पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट आज हमारे पास आई, लेकिन वो छुट्टी पर थी आज से कोई 4-5 दिन, आज 5वां दिन है उसको, वो छुट्टी पे थी। उसको कुछ महसूस हो रहा था या जैसे भी उसने छुट्टी ले ली थी। आज उसने हमें रिपोर्ट भेजी कि मेरा पॉजिटिव आया, रैपिड टेस्ट, उसने रैपिड करवाया टेस्ट तो उसमें पॉजिटिव आया। मैंने तुरंत, वैसे भी मैं हर महीने यहाँ चेयरमैन साहब को ये कह के तो हर महीने में यहाँ करवाती हूँ, सैनिटाइज करवाती हूँ स्कूल। तो फिर मैंने ये किया कि उसी वक्त मैंने, क्योंकि स्ट्राइक पर थे ये म्यूनसिपलिटी वाले सारे, फिर मैंने तो एंटी ये विजिलेंस वाले बुला के मैंने उनसे ये पूरा स्कूल सैनिटाइज करवा दिया। उसके बाद फिर बच्चों को आधा दिन 1 बजे तक स्कूल क्लासें लगी। उसके बाद मैंने बच्चों को छुट्टी करके तो स्कूल सारा सैनिटाइज करवा दिया। उसके बाद मैं देखती हूँ बच्चों के टेस्ट करवाऊंगी। मैंने BMO साहब से भी बात की, उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की, तो कुछ एक स्टाफ मेंबर्स का मैंने टेस्ट करवा दिया, वो सारे नेगेटिव आए।
तो अब देखती हूँ सर ने बीएमओ साहब ने ये कहा कि 2-3 दिन के बाद मैं आपके सारे बच्चों का भी टेस्ट कर लूँगा, तो उसमें जो भी जैसे हम बीएमओ साहब बताएंगे या मेरी हायर अथॉरिटी बताएगी। मैंने आज ही अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने ये एक्शन किया कि सैनिटाइज करवाना, क्योंकि मेरे स्कूल में बीएसएफ वाले भी हैं, तो मैंने फिर उनको भी बोल के उनके कमरों में भी सैनिटाइज करवा दी है। छुट्टी नहीं रखनी है, सैनिटाइज करवा दी है। जैसे जैसे बच्चों का आता है, जैसे मुझे हायर अथॉरिटी, अभी मैंने अपने सीओ साहब से फ़ोन करना है, उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो जैसे मुझे हायर अथॉरिटी बताएंगे उसी के रिलेटेड। दर्शकों, समाज में एनसीसी कैडेट का बड़ा एक रोल रहता है, और आपको बताते चले कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में, एमएम कॉलेज में एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाया गया था जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। वहां पर कैडेट को ट्रेनिंग की जानी थी, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए कि वहां पर एक मरतबा भी पानी नहीं डाला गया। जब पानी आता है, यानी सरकार सुविधाएं देती है, सरकार पैसा खर्चती है, लेकिन उस पैसे का जब आप कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर ये मान लिया जाता है कि जो स्कीमें बनाई तो जाती हैं, लेकिन उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। इस स्विमिंग पॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी आता है, कभी किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। जब हमने एनसीसी कैडेट से बातचीत की, तो वाकई में उन्होंने कहा कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, इस पूल में हमने कभी पानी नहीं देखा, और ना ही इसमें हमें ट्रेनिंग का मौका मिला। सर, जब से ये स्विमिंग पूल बना है ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, तब तक कोई भी हमने एक्टिविटी नहीं देखी है, कोई भी कार्रवाई इधर नहीं हुई है, और ये खाली ग्राउंड है। 3 साल हमें इस कॉलेज में हो गए हैं, हम ऐसे ग्राउंड को यूज़ करते हैं एनसीसी एक्टिविटीज़ के लिए, बट अभी तक इधर पानी की एक बूंद भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो क्या आप समझते हैं कि जो पैसे खर्च किए गए हैं, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, तो एक सफ़ेद हाथी की तौर पर बन गया है ये? सर, ये वेस्ट ऑफ मनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी इसके बारे में डिमांड की है कि ये जो इस स्विमिंग पूल को शुरू किया जाना चाहिए ताकि इसका यूज़ हो सके? सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी प्रोटेस्ट करती हैं, बट वी एज एनसीसी कैडेट हम ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी बार बताया कि इस स्विमिंग पूल में पानी होना चाहिए और कम से कम कैडेट स्विम करने चाहिए, बट अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम चाहते हैं कम से कम इसमें पानी हो, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार हम इधर स्विमिंग की कंपटीशन जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको हम कर पाएँ, और कैडेट्स भी काफ़ी एंगेज रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कम से कम वो स्विम कर पाएँ, इतना हम चाहते हैं। नहीं, हम अभी हमारा फाइनल ईयर चल रहा था, तो जब हम आए थे तब भी ये ऐसा का ऐसा ही था। इसका जो मेन मोटिव जो बताते थे वो थे कि एनसीसी की जो नेवल विंग है उनके लिए उनका पानी के रिलेटेड स्विमिंग की प्रैक्टिस या फिर डाइविंग, उनके लिए ये मेन बनाया गया था, लेकिन इसमें पानी तो भरा नहीं। और कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है। हमने भी देखा था, पढ़ा था, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगा था कि पूल है, कॉलेज में फैसिलिटी है, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं हो। यही था कि ये बताते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आती थी, वो बोलते थे कि हम ये बोल सकते हैं कि इसको वोट मांगने का इसको वो रख दिया हुआ है एक साधन। वो एक यहाँ पे वर्कर आए थे, उनसे पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि
कोई पार्टी आती है वो बोलती है कि हमें वोट डालो, हम ये कॉलेज में ये बना देंगे, फिर वो चली जाती है, फिर अगली आती है तो बोलते हैं कि हम इसको हम करेंगे कंप्लीट, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। पिछले 5-6 साल से ये शुरू नहीं हुआ? नहीं, उसका डेवलपमेंट अगर जैसे भी हुई है तो ये खुद कॉलेज के स्टाफ ने कराई है। जो ये बैक बिल्डिंग है बस इनको ही बनाया, यहाँ पे मिट्टी वगैरह बनाई है, और इनको ये जो बिल्डिंग है चाहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हो। अभी तो इसकी नीचे टाइलें भी उखड़ गई हैं, इसमें कम से कम पानी तो डाला जाए, ऊपर से उन प्रोस्पेक्टस में ये ऊपर से क्लोज होना चाहिए, लेकिन अब ये ओपन है, कुछ भी नहीं है। पानी हो, नेवल विंग को स्विमिंग करने के लिए कुछ जगह मिले, कोई प्रैक्टिस के लिए, उनको दूर जाना पड़ता है, अपने पैसे भी लेते हैं, और इसके पूल की फीस भी है अलग से। दर्शकों, जब बच्चे कॉलेज में दाखिला लेते हैं, कॉलेज में दाखिले के दौरान प्रोस्पेक्ट जो होता है उसमें बाकायदा इसकी फीस लिखी गई होती है कि इसका आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन फीस लेने के बावजूद भी, यानी ये सफेद हाथी ही साबित हो रहा है, फीस लेने के बावजूद भी वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। चिंताजनक बात है। नो सर, कभी इसका यूज़ ही नहीं किया, कभी इसमें पानी नहीं है, ना ही कोई एक्टिविटी होती है इधर। ये सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ है, शो के लिए देखते हैं लोग, और कुछ नहीं। नो सर, कभी नहीं देखी, सिर्फ लोग आते हैं इसके आगे पीछे घूम के तो चले जाते हैं बाहर, और कुछ नहीं है, ना ही पानी डाला, ना ही कोई कुछ करता है, ना ही स्विमिंग होती है, ना ही कोई कंपटीशन, कुछ नहीं। यहाँ पे कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं होती है, बस बच्चे यहाँ से जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइलें वगैरह उखड़ गई हुई हैं, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी, सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी जा रहा है। बस इन्होंने, गवर्नमेंट ने बस पैसा दिया है और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी के लिए। बाकी ऐसे मतलब कहते हैं ना कि टीचर को पैसे दे पढ़ाने के लिए, बट आगे टीचर पढ़ाए ही नहीं तो उसका फ़ायदा ही क्या है। वैसे ही यहाँ पे पूल के लिए पैसे तो दे दिए हैं, बट आगे कराने वाला या इसको आगे पानी वगैरह इसमें आए कि यूज़ वगैरह हो, एडमिशन में पैसे तो लेते हैं। जैसे नेवल विंग है ये एनसीसी की, उसमें उनको सिखाया जाता है स्विमिंग वगैरह, बट वो यहाँ पे सीखे कैसे, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो उनका तो वेस्ट जा रहा है ना सब कुछ। वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे पैसे दे के सीखते हैं, बट वो उनकी फ़ीस गवर्नमेंट तो उनको दे रही है ना सिखाने के लिए पैसे। नेवी विंग के जो भी सीनियर्स वगैरह जो भी यहाँ पे कराते हैं उनको, कि यहाँ पे आपको पैसे दे रही है, कि तभी तो इसलिए बनाया है कि नेवी विंग यहाँ पे सीख सके, क्योंकि नेवी में हम स्विमिंग वगैरह तो मस्ट है। अगर कोई भी मर्चेंट वगैरह नेवी में जा रहा है तो उसको अगर स्विमिंग ही नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। हाँ सर, ये तभी पैसे लिए, तभी गवर्नमेंट ने इसको पैसे दिए होंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो बीए वगैरह यहाँ पे करते हैं उनको स्विमिंग का इतना है नहीं है, क्योंकि मेन प्राइम रीज़न वही है कि नेवी विंग को मस्ट होता है कि स्विमिंग आनी चाहिए, उसके लिए बनाया ये। बट वो नेवी विंग को मैंने कभी देखा नहीं, वो बस पढ़ते ही हैं यहाँ पे, और अगर उनको स्विमिंग वगैरह करनी हो वो बाहर जाते हैं। दर्शकों, एनसीसी में नेवल कैडेट अलग से होता है और उनके लिए ये बहुत ही लाजमी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है। यानी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। चाहे वो कैडेट हो, चाहे वो सिविलियन हो, कोई भी हो, स्विमिंग बहुत मस्त होती है हर एक के लिए। और ऐसे भी स्विमिंग से भी हमारे यहाँ के जो कॉलेज के जो अच्छे स्विमर होंगे वो आगे जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें। हमारा कॉलेज स्पोर्ट्स में भी आगे गेन कर सकता है, और आगे स्विमिंग स्पोर्ट्स में भी काफ़ी क्या बोलते हैं चांसेस आते हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स होती हैं। देखिए, मकसद तो इसका कुछ पूरा नहीं हुआ, इसको 7 साल हो चुके हैं बने हुए। हम भी यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहे हैं। स्विमिंग पूल में सिर्फ बरसात का पानी इकट्ठा होता है, दूसरा पानी कभी इकट्ठा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्विमिंग के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं काफ़ी सारे। कैडेट्स के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बीए, बीएससी कुछ भी करे, वो फ़ीस देते हैं, ऑलमोस्ट 1450 है, इतनी कुछ है, तो उनकी फ़ीस कट हो रही है, बट उनको इसका कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। अगर कोई कंपटीशन में आगे जाना चाहे, स्विमिंग के कंपटीशन में, वो किस तरह से जाएगा एमएम कॉलेज से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल मकसद इसका पूरा नहीं हुआ है। वो को ट्यूबवेल पंप तो है यहाँ पे पीछे है, बट कोई रीज़न पता नहीं हमें कि क्यों नहीं करते हैं काम। 7 साल हो गए इसको बने हुए। अगर ये ऐसा कर दें तो जो नेवी के हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं उनको हेल्प हो जाएगी स्विमिंग सीखने में। स्विमिंग तो फ़ीस तो हर किसी से ले रहे हैं, जितना भी कॉलेज के हर जो बच्चे आते हैं हर कोई फ़ीस देता है इसकी। हाँ, प्रॉपर्ली वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि अगर इस पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से सीखेंगे, कॉलेज से निकलेंगे बंदे, तभी नेशनल लेवल पे कुछ कर पाएंगे स्विमिंग में। ऐसे तो प्रॉपर्ली वेस्ट ऑफ मनी है। ये कि पानी भरें, इसमें काम करें, इस पर थोड़ा वो जो भी इसका ये टूटा गया है इस पर थोड़ा काम करें और सिखाया जाए प्रॉपर्ली, जो फीस ली जा रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो। दर्शकों, इस बाबत हमने एमएम कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत की और प्रिंसिपल का कहना है कि हायर एजुकेशन से ये मामला टेकअप किया गया है और उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब
इस पुल को शुरू किया जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय से ये सफ़ेद हाथी बना हुआ था। जिन लोगों को लिए ये पुल बनाया गया था, जिन कैडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पुल बनाया गया था, पॉन्ड बनाया गया था, उनको इसका कोई भी फायदा, लाभ नहीं मिल रहा। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर ये जो स्विमिंग पूल की प्रॉब्लम बनी हुई थी, उस चीज़ को मैंने जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन किया था 12 जनवरी को, तो मैंने इस मैटर को टेकअप किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या रही और किस तरीके से रही। पूरे इसकी हमने डे बाय डे इसकी स्टडी की है, तो कुछ पाया गया कि कुछ हमारी कॉलेज की तरफ से या किसी और वजह से या स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से या कंसर्निंग जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी वजह से या कंसर्निंग एजेंसी की वजह से कुछ इसमें फ्लॉ रह गए थे, टेक्निकल वेटिंग वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह। तो मैंने और हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके सहयोग से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें इसमें बड़ा सहयोग किया है और मैंने इसमें दिन रात काम करके वो जो पिछली कमियां थी वो सारी हमने पूरी की हैं और टेक्निकल वेटिंग हमारी हो चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने दे चुके हैं और बड़ी जल्दी इसकी मरम्मत का काम शुरू भी होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट UTF JN के और जिस तरीके से मैं और मेरा कॉलेज का स्टाफ काम कर रहा है, बड़ी जल्दी हम इसको फंक्शनल करवा लेंगे। इसमें जितना भी पुराना खर्चा आया था वो खर्चा काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हुआ, जैसे स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके इनर के लिए, उसके आउटर के लिए, और स्विमिंग पूल का जो उसमें पानी होता है जो चलाना होता है उसकी फिल्ट्रेशन के लिए, उसके लिए जो मोटर्स वगैरह लगती हैं उस पर खर्चा हुआ है। और जो बच्चों के लिए चेंजिंग रूम होते हैं, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, आपने देखा ही होगा चेंजिंग रूम के काम चल रहे हैं, वहाँ पे उसकी रिपेयर रेनोवेशन चल रही है। वाटर फिल्ट्रेशन वाले जो रूम है वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो उसमें जो पुराने खर्चे आए हैं वो आए हैं। तो अगर जो अब थोड़ा सा इतने सालों से काम बंद था तो कुछ और पैसे लगेंगे, कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर से बात की जा रही है, कंसर्निंग एजेंसी से बात की जा रही है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है तो आई थिंक कि 25, 30 या 50 लाख के करीब शायद पैसा लगेंगे जो एजेंसी कहती है, तो इट विल बी फंक्शनल। हमारा ओल्ड साइंस ब्लॉक है, पूरा रिपेयर रेनोवेशन में है, वाइट वॉश हो रहा है, पेंट वहाँ पर हो रहे हैं, टाइल्स लग रही हैं, नई लैब्स बन रही हैं। बॉयज़ हॉस्टल जो पुराना था, बॉयज़ हॉस्टल में रिपेयर रेनोवेशन चल रही हैं, बच्चों के लिए पूरे नए रूम, उनके लिए बेड, उनके लिए अलमीरास चल रही हैं जो बन रही हैं। हमारी जो मेन बिल्डिंग है कॉलेज की, हालांकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1954 की बनी हुई है, मेन बिल्डिंग में भी हमने रिपेयर रेनोवेशन का काम लगाया हुआ है। दिन रात इन पर काम चल रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।